बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे कहते हैं ट्यूटर आर्य। स्टैटिस्टिक्स एकेडमी में आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस दोनों में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का भी ताल्लुक डेटा के साथ है। डेटा का कलेक्शन, फिर उसके बाद डेटा की प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन, उसके बाद डेटा से इंसाइट निकालना। इसी तरह डेटा एनालिसिस का भी यही काम है कि रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलना और उसमें से इंसाइट निकालना, उस पर मजीद काम करना, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशन है वो इस्तेमाल करना। तो इन सब कामों के लिए हमारी जो डेटा है वो डेटा ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास एक डेटा है, अगर वो स्मॉल डेटा सेट हो या अगर वो एक बिग डेटा हो, दोनों में से अगर वो डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर वो डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं है, अगर उस डेटा की अरेंजमेंट नहीं हुई इसी तरीके से, तो उस डेटा में से इंसाइट निकालना, उस डेटा पर काम करना, उस डेटा का मकसद समझना इंतहाई मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा काम है, क्योंकि अगर डेटा हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो उस डेटा में से उस डेटा के बारे में समझना कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, रेंज कितना है, मीन कौन सा है, मतलब डेटा का जो सारा टेंडेंसी है वो कहाँ पर है, फिर उस मीन से कितना वेरिएशन करता है, डेटा के अंदर कितना वेरिएशन है, डेटा का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें फिर डेटा में से निकालना मुश्किल काम है अगर डेटा की अरेंजमेंट नहीं हुई है। तो आज हम बेसिकली उस चीज़ पे बात करेंगे कि डेटा को किस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ा और टेबुलेशन पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके बाद हम टाइप्स भी देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी टॉपिक है इस पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, और उसके बाद ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इससे पहले ये भी देखेंगे कि डेटा में रॉ डेटा क्या होती है। तो डेटा के टाइप से हम लोगों ने देखा भी था। रॉ डेटा को हम किन किन तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप में हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये भी देखेंगे। उसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी है। स्टेटिस्टिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, डेटा के अरेंजमेंट में, डेटा उसके बाद डेटा एनालिसिस में। इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे पास जुड़े, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, जिस तरह हमारी क्लासेस या ग्रुप्स, नंबर ऑफ क्लासेस क्या होते हैं और कितने क्लासेस हमें बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं। उसके बाद क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क्स, और उसके साथ क्लास इंटरवल, ये सारी चीज़ें हमारे जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इनके साथ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये हम डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या है, कितने क्लासेस हमने बनाने हैं, किस तरह के बनाने हैं, एक। उसके बाद क्लास लिमिट्स क्या है, क्लास बाउंड्रीज क्या है, मिड पॉइंट क्या है, और उसके साथ ही एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है इसको हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। इस वाले हिस्से में या आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, उसके बाद डेटा को किन तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं या डेटा के अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसमें सीरीज ऑफ इंडिविजुअल से क्या मुराद है, एरे डेटा से क्या मुराद है, उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, और उसके बाद जिसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और उसके अलावा जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्या मुराद है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा आज के लेक्चर में जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ जितने रिलेटेड पॉइंट्स हैं, यानी क्लासेस से क्या मुराद या ग्रुप से क्या मुराद है, उसके बाद क्लास इंटरवल क्या है, क्लास बाउंड्रीज क्या है, क्लास लिमिट्स
अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट से क्या मुराद है, क्लास इंटरवल और मिड पॉइंट से क्या मुराद है, और ये सारी चीज़ें हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीज़ों की हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उसके अलावा जो बाकी टाइप्स है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, इंशाल्लाह इसको उनको फिर आज की इस वीडियो के दूसरे जो इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। यानी दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनके अलावा जो हम डेटा को अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको मैन्युअली कर रहे हैं या पेन से कर रहे हैं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा। तो इस लेक्चर के जो दूसरा हिस्सा होगा, उसमें हम मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह हम रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह 2 पार्ट्स होंगे इस लेक्चर के। तो चलते हैं सबसे पहले लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट किया जाता है, कभी-कभी कैपिटल एफ से भी डिनोट किया जाता है बुक्स में। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास एक डेटा है, हमें एक डेटा का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटा है, एज ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास 5-6 स्टूडेंट्स है। उनका अगर हम यहाँ पे एज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी की एज 15 ईयर्स, 14 है, 13 है, उसके बाद 17 है, फिर 15 है, फिर 16 है। हम स्टूडेंट से पूछते और यहाँ पे नोट करते हैं फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद 14 है, फिर 16 है, फिर 17 है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल हमने एज यहाँ पे लिखा है, रेंडमली स्टूडेंट से पूछा है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हर नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 15 14 कोई एक ऑब्जर्वेशन है या कोई वैल्यूज, इसी तरह ये वैल्यूज है, और इन वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन की तादाद अगर नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक डेटा में एक ऑब्जर्वेशन या एक नंबर जितनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी दफ़ा आता है, उतनी दफ़ा क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये डेफिनेशन अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन और वैल्यू, एक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी कोई रिकॉर्डेड वैल्यू है, वैल्यू भी कोई नंबर हो सकता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन अ सेट ऑफ डेटा, कि वो नंबर या वो ऑब्जर्वेशन उस डेटा में जितनी दफ़ा आता है उतनी दफ़ा उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम इसी डेटा की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 15 है। इस डेटा के अंदर 15 जितनी दफ़ा आया है उतनी दफ़ा इस 15 की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखूँ, 15 1 2 2 दफ़ा सिर्फ 15 आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह 14 हमारे इस डेटा में भी वो ये भी 2 दफ़ा आया है इत्तेफाक से। तो इसके बाद 13 है, 1 दफ़ा आया, 17 है, 2 दफ़ा आया, उसके बाद 16 है, वो 1 2 2 दफ़ा 16 आया। तो जितनी दफ़ा किसी भी डेटा सेट में, अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट पे ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे, एक ऑब्जर्वेशन जितनी दफ़ा आया है, 10 दफ़ा आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। अगर फॉर एग्जांपल एक डेटा सेट है उसमें 10 15 दफ़ा है, तो इसका मतलब होता है जो 10 है एक ऑब्जर्वेशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास कोई रॉ डेटा है, जिस तरह हमारे पास कोई रॉ डेटा है, यानी रॉ डेटा वो डेटा होता है जिसके अरेंजमेंट नहीं हुए। अब इस डेटा की कोई अरेंजमेंट नहीं हुए, पहले जो स्टूडेंट ने जो एज बताया लिखा, दूसरे ने जो बताया, तीसरे ने जो बताया, चौथे ने, पांचवे ने, इसी तरह 10 ने जो एज बताया, हम लोगों ने उसी तरह नोट किया। अब ये डेटा तो रॉ डेटा है। इस डेटा को अनग्रुप, अनऑर्गेनाइज्ड या रॉ डेटा कहते हैं। अब इस डेटा को किन किन तरीकों से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे पहला तरीका होता है किसी भी रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करने के, वो सीरीज ऑफ इंडिविजुअल है या एरिया ऑफ द डेटा। एरिया ऑफ द डेटा का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखे, उसके बाद जो उससे बड़ा वो लिखे, उसके बाद जो जितने बड़े नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखे।
या अगर हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, सबसे जो बड़ा है उसको पहले लिखे, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आता है बड़े से छोटे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखे, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, दोनों तरीकों से लिखने को कहते हैं एरे ऑफ द डेटा या सीरीज ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ भी हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक रा डेटा है, ये हमारे पास एक रा डेटा है। रॉ डेटा का हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि द डेटा विच इज इन ओरिजिनल फॉर्म, जिस तरह हमने डेटा जिस तरह इकट्ठा किया ओरिजिनल फॉर्म में, उस डेटा को रॉ डेटा कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यही डेटा अगर हम बात करें, इस तरह हमने ओरिजिनल फॉर्म में इकट्ठा किया, एक जन से एज पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, उन लोगों ने एज बताया, हम लोगों ने नोट किया, तो यहाँ पर जो एज की डेटा है ये रॉ डेटा है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अनग्रुप है। अगर हम इसको ऐसे अगर हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दे, इस डेटा को इस तरह करने को एरे ऑफ डेटा कहते हैं, और उस डेटा को फिर एरे डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वी आस्क्ड 10 स्टूडेंट्स देयर मार्क्स, हमने 10 स्टूडेंट से उनके मार्क पूछे। पहले स्टूडेंट से मार्क पूछा, बताया 30, दूसरे ने 40, तीसरे ने फिर 30, फिर 40, 50, फिर 30, 40, इसी तरह 10 स्टूडेंट अपने अपने मार्क्स बताए। अब ये जो मार्क्स है ये अनग्रुप्ड या अनऑर्गेनाइज्ड या रॉ डेटा है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरह बताया स्टूडेंट से मार्क हम लोगों ने नोट किए। अब इस डेटा का जो अगर हम सीरीज ऑफ इंडिविजुअल बनाए, एरे बनाए, तो बहुत आसान है। हम क्या करते, इसको या असेंडिंग में लिखते या डिसेंडिंग में। यहाँ पे मैं सबसे पहले असेंडिंग में लिखता हूँ, असेंडिंग में। असेंडिंग में लिखे तो सबसे पहले जो छोटा नंबर आएगा 30, फिर उसके बाद दूसरा 30, फिर उसके बाद तीसरा भी 30 है, फिर 40, फिर 40, 1 2 3 4 5 दो 40 है, फिर 40, फिर 40, फिर और उसके बाद 50, दो दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डेटा, इस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, पहले छोटा फिर उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी तरह हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते थे। अगर हम इसको डिसेंडिंग में भी लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर पहले हम फिर 50 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर 5 तो 40 है, 1 2 3 4 5, उसके बाद दो दफ़ा 30 है। तो ये हमारे पास जो डेटा है इसको कहते हैं, इस तरह के डेटा को एरे डेटा, एरेंग ऑफ डेटा या एरेड डेटा हम कहते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम अब अपने मेन टॉपिक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो हमने डिफाइन कर लिया कि फ्रीक्वेंसी एक डेटा के अंदर एक नंबर जितनी दफ़ा आता है उतनी दफ़ा वो उस नंबर का फ्रीक्वेंसी होता है। अगर एक दफ़ा एक नंबर एक डेटा के अंदर 5 दफ़ा आया है तो उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, इस पे हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे। डिफाइन इस तरह करेंगे कि स्टैटिस्टिकल टेबल का मतलब होता है डेटा की कोई एक टेबल विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। वही बात, मैग्नीट्यूड कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर अकर्स, ये नंबर्स को या तादाद को मैग्नीट्यूड कहते हैं। एदर इंडिविजुअली या एक एक का, इंडिविजुअली का मतलब होता है जिस तरह हम अगर हम करते हैं कि एक नंबर उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरा नंबर उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको इस तरह करें तो इसको कहते हैं इंडिविजुअली। और इन रेंज या एक रेंज में, फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 तक कितने नंबर है, 4, उसकी फ्रीक्वेंसी 2, तो ये कोई रेंज में। या हम इसको इंडिविजुअली करें कि 5 10 दो दफ़ा, 5 6 दफ़ा, तो इस तरह करें तो इंडिविजुअली। अगर हम उसको रेंज में करें तो वो भी कंटिन्यूस डेटा की विद देयर कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, उनके अपने अपने जो फ्रीक्वेंसीज है उनके साथ अगर हम कर लिख ले इस तरह टेबल को, फिर क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसी डेटा को, जो हमारे पास डेटा है, इसी डेटा को जिसका हमने एरे बनाया, इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेफिनेशन है उसमें हमने दो बातें की, या तो इंडिविजुअल उसके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, या तो एक रेंज उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है वो। अब सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। वही जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को हमने एक्स का नाम दिया फॉर एग्जाम्पल, उसमें हमारे पास एक 30 एक इंडिविजुअल है, 40 एक इंडिविजुअल है, 50। अब उस डेटा में 30 जो है वो 3 दफ़ा है, 40 5 दफ़ा आया है, और उसके बाद जो 50 है वो उस डेटा के अंदर 2 दफ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि इंडिविजुअल्स
उसके साथ उसका कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दूसरा इंडिविजुअल उसकी फ्रीक्वेंसी, तीसरा उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका कोई रेंज। सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल की बात करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल 30 एक इंडिविजुअल है, 40 और 50 मार्क्स वैल्यूज है इंडिविजुअल की। उसके बाद 30 डेटा में 3 दफा आया तो 30 एक इंडिविजुअल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 40 उसकी फ्रीक्वेंसी 5, 50 उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है। उसी तरह अगर हम रेंज की बात करते हैं, फिर हम एक क्लास बनाते हैं। ये उस वक्त बनाते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ी डेटा हो। अगर हम बहुत बड़ी डेटा हो, 1000 रोंग डेटा हो, तो हम तो 1000 का अलग अलग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे 1 से लेकर 50 तक, 50 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 200 तक, इतने इस क्लास के अंदर जितने वैल्यूज आएंगे उसको हम उसका फ्रिक्वेंसी समझ लेंगे। तो क्या करेंगे, फिर इसी को क्या करेंगे, एक्स एक ग्रुप फॉर ये फर्जी हम लोगों ने क्लासेस बनाए 30 से लेकर 40 तक, उसमें 3 वैल्यूज है, सिर्फ 30 के। उसके बाद 40 से 49 तक, उसके बाद 50 से 59 तक। ये हमारे पास रेंज है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज है कॉरेस्पॉन्डिंग, इस तरह के जो टेबल को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले बात की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि फ्रीक्वेंसी एक नंबर की एक डेटा के अंदर जितनी दफा आता है एक नंबर, उस नंबर को जितनी दफा आता है, या 10 दफा आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 15 दफा आता है तो फ्रीक्वेंसी 15 है। उस नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर occurs in a set of data is the frequency of the number। एक उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने बात की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम एक इंडिविजुअल को लिखे, उसके कोरस्पॉन्डिंग में उसकी जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो लिखे, या हम एक रेंज लिखे, उस रेंज के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी, जितना जो वैल्यूज आते हैं या जितने ऑब्जर्वेशन आते हैं वो लिखे फ्रीक्वेंसीज के तौर पर, तो इस तरह के टेबल को फिर हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम मजीद बात करेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इनके मुख्तलिफ टाइप्स है, इनके टाइप पे बात करेंगे। देखिए, जिस तरह डिफरेंशियल में दो बात की हमने कि एक इंडिविजुअल्स और उसके साथ कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज, एक रेंज या एक क्लास, उसके साथ फ्रीक्वेंसी के जो कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज है। तो जो इंडिविजुअल्स है और फ्रीक्वेंसी है वो अलग टाइप में आता है, जो रेंज है या एक क्लास है उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज है वो एक अलग टाइप में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पर। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्क्रीट डेटा। हमने डिस्क्रीट डेटा पे बात की है कि डिस्क्रीट डेटा जो एक कंटिन्यूअस ना हो, जो एक रेंज के अंदर ना हो, या कोई होल नंबर हो। तो डिस्क्रीट डेटा में क्या है कि व्हेन द वेरिएबल इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वेरिएबल पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या है। अगर डेटा डिस्क्रीट है, होल नंबर में या रेंज के अंदर नहीं है, तो हम उस डेटा का अगर फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फिर क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। जिस तरह हमने इंडिविजुअल की फॉर्म लिखा था वही 30 और 40 वाला है, जो एग्जांपल है। एक डिस्क्रीट नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट नंबर है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। या अगर हम कैटेगोरिकल, अगर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जिस तरह हमने वेरिएबल के जो लेवल जो उसमें पढ़ा था, कैटेगोरिकल वेरिएबल, यानी हमने चीज़ों को लेबल किया हुआ है, फिर उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चीज़ों को इस तरह लेबल किया हुआ है, हम लोगों ने ऑप्शंस दिए एक बंदे को या बहुत सारे बंदों को, हमने एक लिस्ट बनाया, हमने उससे क्वेश्चंस पूछे, उसके A B C D ऑप्शंस दिए। अब उन लोगों ने रिप्लाई किए, अब उनको अगर हम नोट करें, फॉर एग्जाम्पल पहले बंदे ने ए पे बताया था, दूसरे ने बी बताया था, तीसरे ने फिर ए बताया था, फिर सी बताया था, फिर बी बताया था, फिर डी बताया था, सी बताया था, फिर ए बताया था, डी बताया था, फिर ए, फिर बी, फिर सी, इसी तरह बताया था ए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब ये तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसके अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो रेंज तो इसका बना नहीं सकते। तो इस तरह का जो अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक जो जो भी कैटेगरी है या वेरिएबल है वो लिखते हैं, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। अब ए एक वेरिएबल है, कितनी दफ़ा, 1 2, उसके बाद 3 4 5, 5 दफ़ा ए इस डेटा में है। बी 1 2, बी 3 दफ़ा है। इसी तरह हम सी की भी निकाल सकते हैं, 1 2 3, सी भी हमारे पास इस डेटा के अंदर 3 दफ़ा है। तो इस तरह की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रेंज नहीं होता है, जिसमें क्लासेस नहीं होते। बाकी जो हमारे पास कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या
सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ग्रुप्स होते हैं, 40 से लेकर 50 तक ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल 50 से लेकर 60 तक होता है। इस तरह की मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। उस ग्रुप के अंदर जो वीडियो आते हैं वो वीडियो हम फ्रिक्वेंसी के तौर पर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके बड़े डेटा में हमेशा ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि डिस्क्रीट में जितनी बड़ी डेटा होगी उतना उसको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे या ग्रुप डेटा लेंगे या सिर्फ फ्रिक्वेंसीज को कहते हैं। इससे क्या मुराद है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेट ऑफ डेटा इन अ टेबल, किसी टेबल के अंदर डेटा की ऐसे ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। ग्रुप्स और क्लासेस के अंदर अगर हम डेटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, डेटा की एक क्लास उसके अंदर वीडियोस, दूसरा क्लास उसके अंदर वीडियोस, क्लासेस या ग्रुप बनाते, तब इस तरह की जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको या तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या उस डेटा को ग्रुप डेटा, या उस डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब उसी एग्जांपल को, जब हमारे स्टूडेंट्स की मार्क्स एग्जांपल है, उसी को हम देखते हैं कि हमने एक क्लास बनाया, दूसरा क्लास बनाया, तीसरा क्लास बनाया, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया, क्लास इंटरवल भी अपनी मर्जी के मुताबिक रखा, इस पे भी बात करेंगे। और 3 क्लासेस बनाए अपनी मर्जी के, इस क्लास में 3 वीडियोज है, इस क्लास में 4 वीडियो 3 वीडियोज है, बल्कि यहाँ पे 5 वीडियोज है। 40 उस डेटा में 5 दफ़ा आया था, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 5 है। तो यहाँ पर थ्योरी का भी एक इजाफा हुआ है, इसको भी समझेंगे। 50 जो था वो वहाँ पे डेटा के अंदर 2 दफ़ा था। तो 50 वहाँ पे 2 दफ़ा था, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास क्या होगी, 2। तो ये हमारे पास 3, 5 और 2, ये टोटल हमारे पास 10 हो गए। और थैली भी हम लाइन के ज़रिए किसी भी डेटा की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते, कोई तरीका है, इस तरह भी लाइन लगा सकते हैं, कभी-कभी इस तरह भी लाइन लगाते हैं, कभी-कभी तो अगर हमारे पास 3 है तो हम 3 लाइन लगाते हैं, इस तरह की 3 लाइन। अगर हमारे पास 4 है, फिर 5वें को 1, 2, 3, 4, 5वें को इस तरह क्रॉस करते हैं। तो ये हमारे पास थैली भी एक नोटेशन है फ्रीक्वेंसी की, जो तादाद है 5, 6, 7, इसी तरह 10 तक हम थैली को भी, फ्रीक्वेंसी को थैली से भी हम डिनोट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि किसी की क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है तो उसको 5 लाइनें लगाते हैं, 4 लाइनें लगाते हैं, 5 को क्रॉस करते हैं। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब तो हमने बात की है इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर, कि अगर हम क्लासेस बना लें, क्लासेस के अंदर जितने नंबर आते हैं उन नंबर को काउंट करें फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद थैली से डिनोट करें। अब इस तरह में बहुत सारी चीज़ें आ गई। एक तो उसके अंदर क्लासेस आ गए, क्लासेस कितने बनाने हैं, क्लासेस होती क्या है। उसके बाद क्लासेस के जो 2 लिमिट्स है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट क्या है, क्लासेस का इंटरवल क्या है, मिड पॉइंट क्या है, इस इनमें बहुत सारी चीज़ें आती है। एक ग्रुप एरर इसमें आ सकता है, ग्रुपिंग एरर, इससे क्या मुराद है, इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड है, वो नंबर ऑफ क्लासेस है। नंबर ऑफ क्लासेस, अब यहाँ पर इसी डेटा में अगर हम देख लें, इसी डेटा में हमने 3 क्लासेस बनाए थे, ये एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस, कितने क्लासेस हमने बनाने हैं, एक क्लास के अंदर कितनी डेटा आएगी या कितना इंटरवल होगा, उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाज़ेह लिखा है कि यूजुअली देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। यूजुअली क्लासेस की तादाद बनाने के लिए कोई ख़ास रूल हम इस्तेमाल नहीं करते। हर डेटा के लिए हम सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस लेते हैं, जो डेटा के मुताबिक हो। अगर हमारे पास छोटी डेटा है तो जितने भी डेटा बड़ी होगी उतने हम क्लास का जो इंटरवल है, या हम उसमें उसकी फिर ज़्यादा क्लासेस लेंगे। छोटे डेटा के लिए हम कम क्लासेस लेंगे। तो हम अपने डेटा के हम तो हम डेटा के मुताबिक क्लासेस बनाते हैं। लेकिन एक हम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको स्टेजेस रूल कहते हैं। एचएस स्टेजेस का जो रूल है, उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है जिसमें के का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस। तो नंबर ऑफ क्लासेस समझने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला है, 1 + 3.3 इंटू लॉग ऑफ एन। यहाँ पर तो बाकी तो कॉन्स्टेंट्स है, 1 है, 3.3 है, लॉग ऑफ एन है। एन का मतलब होता है एक डेटा के अंदर जितनी नंबर्स है या जितने ऑब्जर्वेशन है।
अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कितने क्लासेस बन सकते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कि n यहाँ पर हमारे पास 100 है। अगर हमारे पास एक डेटा सेट है उसके अंदर 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 100 ऑब्जर्वेशन का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके अंदर कितने क्लासेस बनेंगे उसको समझेंगे इस स्टेजेस रूल से। स्टेजेस रूल के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 इंटू लॉग ऑफ n। सबसे पहले तो log ऑफ n मालूम करेंगे, यानी n जो जितनी भी है उसकी लोगारिथम मालूम करेंगे। तो हम करेंगे log ऑफ 100। इसको कैलकुलेटर में इसी तरह अगर आप लगाएंगे, log लगाएंगे उसके बाद 100 लगाएंगे, तो वहाँ पर हमें पता है कि जो 100 की log है वो 2.00 है, या सिर्फ 2 है। 100 की log है 2 है, क्योंकि 10 रेज़ पावर 2 जो है हमारे पास 100 बनता है। तो 100 की log तो 2 आ गई, तो हम इसको इसी फार्मूले में लगाएंगे कि k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 इंटू 2। तो इसकी जो आंसर है हमारे पास 1 प्लस 6.6 यानी 7.6। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 8। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक डेटा के अंदर 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 100 ऑब्जर्वेशन में हमने 8 क्लासेस बनानी है। 8 क्लासेस, फिर उसके बाद जो क्लास इंटरवल है उस 8 से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हम स्ट्रेचेस रूल इस्तेमाल करते हैं कि हमें क्लासेस की जो नंबर है वो पता चले। दूसरी बात में हम क्या करते हैं, डेटा की जो हमारे पास जितनी भी डेटा है उसका रेंज मालूम करते हैं। रेंज उनका इस तरह मालूम करते हैं कि जो डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू वो निकालते हैं, हमें रेंज पता चलता है डेटा का। और उसके बाद ये भी डिसाइड करते हैं कि एक क्लास के अंदर कितने वैल्यूज आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे। मतलब अगर हमारी क्लास फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास 10 से 20 तक है, तो इसमें 10 वीडियोज़ हैं। अगर हम इसको 20 को काउंट ना करें, ये भी हम बात करेंगे कि 20 को क्यों काउंट नहीं करते, कब काउंट करते हैं। तो 10 वीडियोज़ है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास 10 है। हम रेंज को क्या करेंगे, रेंज को डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो रेंज है, रेंज को हम डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल पर। क्लास इंटरवल पर जो हमारे पास नंबर आएगी उसको हम समझेंगे नंबर ऑफ क्लासेस। ये दो हमारे पास बेसिक तरीके, जिसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट, अगर हमारे पास एक क्लास है 50 to 60, उसमें से जो दो वैल्यूज है 50 एंड 60 आर क्लास लिमिट्स। हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं इसी तरह के, इन द क्लास 50 एंड 60 आर द क्लास लिमिट्स। उसके बाद क्योंकि दो है तो क्लास लिमिट भी हमारे पास दो है, एक अपर क्लास लिमिट है, एक लोअर क्लास लिमिट है। अपर क्लास लिमिट में हमारे पास सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू है अपर क्लास लिमिट, हम इसको डिफाइन करते हैं इन क्लास 50 to 60। 50 to 60, 60 is अपर क्लास लिमिट, 60 अपर क्लास लिमिट है। अब इस तरह इसी को इसी तरह डिफाइन करेंगे कि 50 से 60 तक जो 50 है वो लोअर क्लास लिमिट है। तो ये हमारे पास क्या होती है, क्लास लिमिट्स। फिर क्लास लिमिट हमारे पास काम आते हैं अगर हम मिड पॉइंट मालूम करते हैं, भी क्लास लिमिट काम आती है। अगर हम क्लास बाउंड्रीज भी निकालते हैं भी काम आती है। उसके बाद अगर हमने मिड पॉइंट बनाना है, खासकर मिड पॉइंट बनाने के लिए अगर हमने ग्रुप डेटा का रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए फिर भी हमारे पास जो क्लास लिमिट्स ये काम आएंगे। तो क्लास लिमिट्स बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्लास इंटरवल से क्या मुराद है। क्लास इंटरवल से मतलब ये होता है कि अगर हम पहले लिमिट हमें मालूम हो जाए कि अपर क्लास लिमिट्स कौन से, लोअर क्लास लिमिट कौन से, तो क्लास लिमिट्स क्लास इंटरवल द डिफरेंस, यानी अगर माइनस करें बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अगर हम जो अपर क्लास लिमिट है उसमें से लोअर क्लास लिमिट हम माइनस करें, तो जितनी वैल्यू हमारे पास बनी है उस वैल्यू को क्या कहते हैं, इस डिफरेंस को क्लास इंटरवल कहते हैं। तो क्लास इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड जब हम मालूम करते हैं ग्रुप डेटा के, तो वहाँ पर क्लास इंटरवल का अक्सर मीडियन और मोड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये क्लास इंटरवल दो तरह के होते हैं। अगर जो हमारे पास क्लास लिमिट्स है ये दो तरह के हम बनाते हैं। तो इस बेस पे हम फिर क्लास इंटरवल को डिसाइड कर सकते हैं कि क्लास इंटरवल कौन से है। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव या ओपन एंड। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसकी आखिरी जो एंड है या जिसकी अपर क्लास लिमिट है वो एक्सक्लूड है, वो काउंट नहीं है क्लास में। एक दूसरा है इंक्लूसिव यानी क्लोज्ड एंड, जिसके अंदर जो अपर क्लास लिमिट है वो काउंट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है अगर हमारे पास एक क्लासेज है
फॉर एग्जाम्पल 10 से लेकर 15 तक क्लास है, फिर उसके बाद 16 से लेकर 20 तक क्लास है, फिर उसके बाद 21 से लेकर 25 तक क्लास है। एक दूसरे किस्म के हम क्लासेज यहाँ पर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 10 से लेकर 15, फिर 15 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 25 तक। अब ये दो तरह की क्लासेज है, 10 से 15, फिर 16 से 20, फिर 21 से 25। अब सबसे पहला जो किस्म है 10 से 15, इसमें 10 भी इंक्लूडेड है, 15 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब होता है अगर हमारे पास एक डेटा आती है 15, उसको हम इस क्लास में रखेंगे। डेटा आती है 10, उसको भी हम इस क्लास में रखेंगे। तो ये दोनों, इसका ये एंड भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह के डेटा को फिर कहते हैं ये हमारे पास इंक्लूसिव है, क्योंकि इसमें दोनों एंड क्लोज्ड है, दोनों एंड इंक्लूडेड है। तो इंक्लूसिव में क्या होता है कि बोथ हमारे पास लिमिट्स हैं, बोथ क्लास लिमिट्स आर इंक्लूडेड। अगर दोनों क्लास लिमिट्स इंक्लूडेड हो तो उस तरह डेटा को फिर कोई कहते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। ये जो हमारे पास पहला एग्जांपल है जिसके अंदर 10 भी काउंट है, 15 भी, 16 भी काउंट है, 20 भी, 21 भी काउंट है, 25 भी आता है। अगर हमारे पास 21 कोई नंबर आता है तो हम इसको भी इस क्लास में रखेंगे, 25 आता है तो फिर हम इसको भी इस क्लास में रखेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक एक्सक्लूसिव है, यानी ओपन एंड। ओपन एंड का मतलब होता है आखिरी जो इसका एंड एंड होता है वो ओपन होता है, वो वाला वीडियो काउंट नहीं है। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि जो अपर लिमिट है, अपर क्लास लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडेड है। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं 10 से लेकर 15, फिर 15 से लेकर 20 तक। यहाँ पर अगर हम इसको 15 से लेकर 20 तक, 15 से लेकर 20। अब अगर हमारे पास एक डेटा, एक नंबर आता है 10, वो तो जाहिर सी बात है इसमें इंक्लूड होगा। तो जो लोअर क्लास लिमिट है वो तो इंक्लूडेड है। अगर हमारे पास 15 आता है तो 15 तो यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, तो 15 को हम कौन सी क्लास में रखेंगे? तो 15 यहाँ पर इस सूरत में ये हमारे पास ओपन एंड है, यानी जो उसका आखिरी एंड है वो ओपन है, वो वैल्यू काउंट नहीं है। तो ये जो हमारा अगर 15 हमारे पास डेटा में एक नंबर आता है तो 15 को हम इस ग्रुप में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ 15 यहाँ पर है, यहाँ पर 15 जो है वो काउंट नहीं है। तो इस तरह फिर हम क्या करते हैं, एक इंक्लूसिव है, एक आपके पास एक्सक्लूसिव, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन आती है। अब तो हमने बात की क्लास लिमिट पर, क्लास इंटरवल पर बात की है, और उसके बाद इंक्लूसिव क्लासेस भी पढ़ लिए और एक्सक्लूसिव क्लासेस भी पढ़ लिए। अब इसमें एक मसला आता है, एक मसला इस तरह आता है, अगर मैं अभी एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास क्लासेस है 10 से लेकर 15, फिर उसके बाद हमारे पास है 16 से लेकर 20, फिर उसके बाद हमारे पास है 21 से लेकर 25। ये हमारे पास क्लासेस है। डेटा में देखिए रियल लाइफ डेटा हो सकती है, डेटा में एक नंबर आ गया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए 15.5 एक नंबर आ गया, या 15.6 डेटा के अंदर एक नंबर आ गया, या इस तरह नंबर आ गया कि फॉर एग्जाम्पल नंबर आ गया 25.4। ये सारे नंबर हम कहाँ पे रखेंगे? ये मसला हम अगर क्लास इंटरवल डिफाइन करते हैं तो ये मसला आता है। रियल डेटा में तो ये हो सकता है कि डेटा मिक्स हो, उसमें इंटीजर्स भी हो, उसमें नॉन इंटीजर्स भी हो, होल नंबर जो भी हो, उसके बाद इंटीजर्स भी आ सकते हैं, एक दो आ सकते हैं, तो उसको कहाँ पे रखेंगे, ये मसला है। तो यहाँ पे एक हम कहते भी है कि टू अवॉइड द डिफिकल्टीज, वो डिफिकल्टी के एक नंबर एक क्लास के अंदर एक वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इन क्लासेस में 15.5 को कहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे आता है, ये ना यहाँ पे आता है, इससे ऊपर है, इससे छोटा है, तो इनमें से तो नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास दो दो क्लासेस है, पहला क्लास दूसरा क्लास, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो पहला क्लास है उसका अपर लिमिट और जो दूसरा क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हाफ लेते हैं, या हम कहते हैं कि क्लास बाउंड्रीज। ये क्या है, एक प्रिसाइज नंबर है। प्रिसाइज नंबर का मतलब तो बिल्कुल एक छोटे नंबर, छोटी वीडियो अगर हमारे पास आती है 15.1 15.2, उनको भी हम इन क्लासेस के अंदर ले सकते हैं। ये का इसका काम क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ये
इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, ना एक क्लास के अंदर आता है, ना दूसरे क्लास के अंदर, तो ये तो रह गया, इससे तो मुश्किलात आएँगे बाद में एनालिसिस में। तो इस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह बनाते हैं, इसको इट इज़ लोकेटेड, यानी क्लास बाउंड्री यहाँ पे मिडवे, दरमियान में, यानी अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें, किस चीज़ को, अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास, एक क्लास का अपर क्लास लिमिट, यानी इस क्लास का अपर क्लास लिमिट, एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द जो लोअर क्लास लिमिट है उसका जो लोअर क्लास ऑफ द नेक्स्ट लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, यानी इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पर है, मिडवे। मिडवे का मतलब होता है बीच, अगर हम इसको डिवाइड करें दो पर, अब कहाँ पर, अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास, एक क्लास का अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, उसके बाद जो क्लास है उसका लोअर क्लास, या इसका अपर इसका लोअर, इन दोनों के बीच में अगर हम इसका जो मिड पॉइंट मालूम करते हैं, मिड पॉइंट किस तरह मालूम करेंगे, इन दोनों का आपस में जमा करेंगे, फिर दो पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारे पास क्लासेज है, इनकी क्लास बाउंड्री इस तरह बनेगी, फॉर एग्जाम्पल इसकी बनेगी फॉर एग्जाम्पल 10.5, इसका बनेगा 15.5, इसका फिर बनेगा 15.5, इसका बनेगा 20.5, फिर उसके बाद इसका बनेगा 20.5, उसके बाद 25.5, यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा 9.5 से। हम इसको 9.5, उसके बाद ये 15.5, फिर 15, तो ये डेटा इसका एक डेटा कंटिन्यूस डेटा है। 15.5 यहाँ पर ख़त्म हो गया, दोबारा शुरू हो गया, तो ये फिर एक इंक्लूसिव क्लासेस या ये एक्सक्लूसिव क्लासेस की जो क्लासिफिकेशन है वो बन गई। ये हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। उसके अलावा आज के लेक्चर में, आज के जो पार्ट है, पूरे लेक्चर का जो आज का हिस्सा है, उसमें आज आखिरी नंबर पे बात करेंगे मिड पॉइंट्स पर, कि मिड पॉइंट्स क्या है। मिड पॉइंट्स किसी भी डेटा के अंदर, देखिए अगर हमारे पास एक डेटा है, बहुत सारी वैल्यूज है, हमने क्लासेस बनाए, एक क्लास के अंदर 5 वैल्यू, फिर दूसरी क्लास के अंदर वैल्यूज, तो उसमें से जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो हमेशा उनकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। वो इंडिविजुअल वैल्यू को हम मिटाते या लिखते नहीं है, हम उसकी सिर्फ फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। तो हमारे जो डेटा में जो वैल्यूज है या एंट्रीज है या ऑब्जर्वेशन है वो खत्म हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो उसमें से तो फिर हम उस डेटा में से कोई इंसाइट नहीं निकाल सकते, ना मीन, मीडियन, ना मोड, ना वेरिएशन। तो फिर हम क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट मालूम करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक डेटा है, उसमें बहुत सारे मार्क्स है, स्टूडेंट्स के मार्क्स है, उनके हमने बनाए क्लासेस, एक क्लास बनाए 10 से 15, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स आ गए, उसके बाद 16 से 20, उसके अंदर 6 स्टूडेंट्स आ गए, उसके बाद हमने 21 से बनाया 25, उसके बाद आ गए 10 स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास आ गए क्लासेस। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज, अब फ्रीक्वेंसी तो 5 है, 5 में से हो सकता है किसी के 11 नंबर हो, किसी के 10 हो, किसी के 13 हो, 14 हो, 15 तक, 10 के 15 तक दरमियान कोई नंबर भी आ सकता है, 5, किसी के 10, किसी के 11, किसी के 13, 5 स्टूडेंट थे। अब वो जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन थे, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो तो खत्म हो गई, सिर्फ उनकी जगह फ्रिक्वेंसी आ गई। उसके बाद 16 से 20 तक शायद किसी के 16 नंबर हो, किसी के 17 हो, किसी के 20 हो, किसी के 19 हो, वो ऑब्जर्वेशन सारे खत्म हो गए। तो ये तो हमारे पास फिर बाद में हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ना सेंट्रल टेंडेंसी, ना वेरिएशंस, ना कुछ हम इसमें से इंसाइट निकाल सकते। फिर हम क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट मालूम करते हैं। मिड पॉइंट क्या है कि द नंबर विच डिवाइड्स ईच क्लास इनटू टू पार्ट्स, हर क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 और 15 का जो मिड पॉइंट है वो इस तरह मालूम करेंगे कि 10 और 15 को हम जमा करेंगे, 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड पॉइंट 2 से निकलता है 25 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आता है 12.5। तो ये 12.5 इसको मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट इसे कहते हैं कि हम अज्यूम करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि जो डेटा इस क्लास के अंदर जो डेटा है, किसी के 10, किसी के 11, किसी के 12, किसी के 15 मार्क्स, अब हम अज्यूम करते हैं कि इन सारे मार्क्स का जो टेंडेंसी है, जो रुझान है या जो सेंटर है, वो हमारे पास क्या है, 12.5 है। ये अजम्पशन है। इस अजम्पशंस की वजह से देखिए सारी वैल्यूज अब भी हम लोगों ने नहीं ली है, इस अजम्पशन की वजह से हमारी जो कैलकुलेशन में एक एरर आ सकती है, जिसको ग्रुपिंग एरर कहते हैं, या
यानी उस एरर को फिर किस तरह खत्म करेंगे उसको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने बात की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, फिर उसके बाद अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करी। उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टाइप्स है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इनके मतलब क्या है, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। उसके साथ साथ ये जो चीज़ें हमने बात की है इसका एक डिटेल न्यूमेरिकल भी करेंगे। और ये सारे जो काम हम करेंगे, क्लासेस बनाएंगे, उसके बाद उनमें एंट्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और मिड पॉइंट सारी चीज़ें पे हम एक जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हो गए उन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में भी हम ये सारा काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।